नमस्कार, मैं कमल शर्मा और हमारे साथ हैं फिश के संस्थापक अध्यक्ष अश्विनी नायक। अश्विनी जी से हम जानेंगे वर्तमान स्थिति जो गल्फ़ में हुई है उससे भारतीय मसालों को एक्सपोर्ट को लेकर के क्या होगा और भारत में किस तरह की उच्च टेक्नोलॉजी वाली लेब्स की ज़रूरत है ताकि सारे टेस्टिंग हम करके और पूरी दुनिया को अगर सप्लाई करें तो कोई भी इशू हमारे साथ खड़ा न हो। और इससे भी बड़ी बात है कि भारत का सबसे बड़ा बायर है चाइना खुद इतने अधिक उत्पादन कर रहा है, खेती बाड़ी बढ़ा रहा है जीरे की। हो सकता है कि वे भारत को पीछे भी छोड़ दे। इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे अश्विनी जी से। अश्विनी जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। अश्विनी जी, जो ईरान, इजराइल और अमेरिका जो ये वातावरण मध्य पूर्व में बना है, जो हमले हो रहे हैं, उसको लेके भारतीय मसालों के एक्सपोर्ट पर क्या चिंता है या क्या हमें चिंतन करना चाहिए? धन्यवाद कमल जी। एक्चुअली अभी कल से जो नई परिस्थितियाँ खड़ी हुई है, मैं इसको नई परिस्थिति तो जरूर मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी पुरानी प्रॉब्लम्स है। करीबन 15-20 साल से ये मध्य पूर्व के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, मेनली ईरान के कारण, क्योंकि ईरान की जो करेंसी है वो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग रहती है। उनका और यूएस का जो रिलेशन है वो हर 2-3 साल में बनता बिगड़ता रहता है। कई बार सैंक्शन लग जाते हैं, तो उसके कारण कई बार ट्रेड इसके कारण परेशान हुआ है या फिर ट्रेड को मुसीबतें आई है। तो मुझे लग रहा है अगर ये कल से जो चीज़ें शुरू हुई है वो शॉर्ट टर्म में निपट जाती है और ये अगर प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाती है तो ट्रेड के लिए भले अभी हमको शॉर्ट पीरियड के लिए ख़राब चीज़ लगे, लेकिन आगे जाके काफ़ी लंबे समय तक के लिए ये अच्छी चीज़ साबित हो सकती है। लेकिन डिपेंड इसके ऊपर ही करेगा कि कितना जल्दी ख़त्म होता है और जिस तरह यूएस चाहता है उस तरह से ख़त्म होता है कि नहीं होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यूएस चाहता है उस तरह से अगर जल्दी ख़त्म हो जाता है तो ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद होगी बिजनेस के लिए। नज़दीकी 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना कभी बिगड़ सकता है, लेकिन हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं वो पूरे साल के लिए होता है। अभी हमारी नई क्रॉप शुरू हो रही है, तो 15 दिन, महीना अगर बिगड़ता भी है तो आगे जाके अगर वो रिकवर हो जाता है तो वो आगे कई साल अगर सुधारने वाला हो जाता है। तो मैं अभी इसको ज़्यादा टेंस में लेने की जगह मैं खाली यही देखना चाहता हूँ कि कितना जल्दी ये ख़त्म होता है। अगर कहीं वर्ल्ड वॉर में परिवर्तित नहीं हो जाए और जल्दी ख़त्म हो जाए तो ये चीज़ फायदे वाली रहेगी, ऐसा मुझे अभी नज़र आ रहा है। ये अश्विनी जी, जो गल्फ़ वार अब शुरू हुआ है उसके बाद जैसे सीरिया, टर्की, अफ़गानिस्तान, ईरान, इनकी जो फसलें जीरे की होती थी, हालांकि वो भारतीय फसल के सामने उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है, फिर भी उस पूरे स्थिति का क्या असर होगा जीरा मार्केट पर खासकर? मेरे हिसाब से वॉर के कारण फसलों के जो उत्पादन में इतना फर्क नहीं आता है। इवन सीरिया में कई साल तक अनसर्टेनिटी बनी रही, लेकिन उधर के जो फार्मर है वो लोग खेती तो करते ही रहते थे। जो फसलें कम हुई है उसमें वेदर का रोल बड़ा रहा है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। सीरिया में पिछले 3-4 साल से हर बार कुछ न कुछ वेदर की प्रॉब्लम आती है और जो एक उनका नॉर्मल क्रॉप साइज है वो 30,000-35,000 टन का रहता है, वो कई बार 2-5 हज़ार टन हो जाता है, कई बार 10,000 टन पे रुक जाता है। 1-2 साल ही शायद 30-35,000 टन आया है पिछले 8-10 सालों में। ईरान, अफ़गानिस्तान और जो टर्की है वो कई सालों से काफ़ी कम क्रॉप का ही उत्पादन कर रही है। जहाँ तक मेरे पास फिगर है, टर्की का क्रॉप करीबन 5-7 हज़ार टन का रहता है, ईरान का भी 8-10 हज़ार टन का रहता है। और ईरान का जो क्रॉप है वो 70-80% जापान खरीद के ले जाता है। उनके वो फ्लेवर्स सेट हो चुके हैं और शायद पेस्टिसाइड्स के कारण भी। अफ़गानिस्तान का भी बहुत छोटा क्रॉप है, वो उनके खुद के यूज़ के लिए या पाकिस्तान में चला जाता है। तो वो 3 कंट्रियों के क्रॉप वैसे भी हमारे लिए गिनने लायक है नहीं। सीरिया का भी 30-35 हज़ार टन आ जाता है तो वो ज़रूर परेशान करता है। तो ये बार अगर सीरिया में क्या होगा वो भी 1-1.5 महीने के बाद पता चलेगा। लास्ट ईयर तो पहले से ही पता चल गया था, उनके यहाँ ड्राउट की पोजीशन थी। ये बार अभी तक जहाँ सुनने में आया है ड्राउट की सिचुएशन सुधरी है और कंपैरेटिवली जो पानी या बारिश चाहिए वो ठीक मिले हैं। एकदम ड्राउट ख़त्म हो चुका है ऐसा तो नहीं बता रहा है कोई भी। तो शायद थोड़ा बहुत उधर सुधार आ सकता है क्रॉपों के अंदर, लेकिन उसके बाद जब क्रॉप रेडी हो जाते हैं तब भी उसको देखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पे कभी भी उधर बर्फबारी हो जाती है तो पूरा बोया हुआ क्रॉप ख़त्म हो जाता है। तो जब तक वो हाथ में नहीं आता मई-जून में, तब तक उन क्रॉपों की गिनती हम लोग ज़्यादा दिमाग में लेते नहीं हैं।
जी, अब जब बात जीरे की आती है तो भारत के जीरे का सबसे बड़ा बायर है चीन। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने यहाँ रकबा बढ़ाया, खेती के प्रयोग किए और जीरे के उत्पादन में कुछ उसने ठीक चीज़ें हासिल करी है अन्य देशों के मुकाबले। तो चीन की जो खरीद कम हो रही है उसकी वजह से भारत के जीरे पे इंटरनेशनल मार्केट में कितना दबाव होगा और चाइना क्या हमारा आने वाले समय में मुख्य प्रतिस्पर्धी बनकर के उभरेगा, हमें किस तरह का कंपटीशन होगा, तो उसके लिए तैयार भी रहना होगा जिसे। चाइना, जैसा कि आप भी जानते हैं और अपने ट्रेड के सभी लोग जानते हैं, इनके पास बहुत बड़ा लैंड एरिया है, हर तरह के वेदर वाला एरिया है। तो वो कई चीज़ों में जब क्रॉप लगाना शुरू करते हैं तो कुछ सालों के बाद वो जो उनकी कॉम्पिटिटिव कंट्री होती है उसको भी बीट कर जाते हैं। मैंने दूसरे प्रोडक्टों में भी ये चीज़ देखी, क्योंकि मैं कई बार दूसरे प्रोडक्ट भी हमारी दुबई ऑफिस से करता हूँ, जैसे कि वॉलनट है, तो उसमें मैंने देखा हुआ है। तो वो चीज़ जीरे में हो सकती है, लेकिन उनके लिए सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है प्राइस। अभी जीरे में वो 2 साल से 3 साल से जो क्रॉप बढ़ाई है उन्होंने, उसका बड़ा फैक्टर रहा प्राइस। जब इधर इंडिया का जीरा 600-700 रुपया हो गया, उस साल उन्होंने बड़ी क्रॉप लगाई। फिर लास्ट ईयर उनकी क्रॉप बड़ी आई। लास्ट ईयर भी जो फिगर सुनने में आ रहे थे उतनी तो नहीं आई, लेकिन उनकी जितनी डिमांड रहती है टोटल साल की कुछ 80-90 हज़ार टन की, उतनी क्रॉप शायद आ गई थी। वो कई दूसरे कंट्री में अपने को कंपटीशन में सामने नहीं आए थे। लेकिन वो जो इंडिया से 70-75 हज़ार टन माल ले जाते थे, उसकी जगह 15-20 हज़ार टन के ऊपर ही रुक गए। वो 20-25 हज़ार टन तो उनको जाना ही है किसी भी हाल में, क्योंकि वो फ्लेवर इंडिया का जो उनके कुछ प्रोडक्टों में सेट हो चुका है, या इंडियन जीरा ही चाहिए, तो उतना तो लेंगे ही। लास्ट ईयर के जो मेरे पास एक्सपोर्ट्स के फिगर है, उसमें चाइना कम होने के बावजूद भी जो टोटल एक्सपोर्ट्स का गिरावट होना चाहिए उतना गिरावट नहीं हुआ, क्योंकि अपने प्राइस काफ़ी नीचे थे, तो दूसरी कंट्रियों ने उसको कवर अप करके अपने को दिया है। फिर भी ओवरऑल 15% तो एक्सपोर्ट कम रहा है, वो चाइना के कारण ही रहा है। मैं समझता हूँ चाइना आगे जाके भी अगर प्राइस अपने बहुत बढ़ेंगे तो ही जीरे की खेती के ऊपर जाएगा, नहीं तो जीरे की खेती वैसे भी थोड़ी रिस्की रहती है। क्रॉप जब तक हाथ में नहीं आती तब तक उनको भी पता नहीं होता है कि हाथ में आएगी नहीं आएगी। तो जीरे की खेती पे ऊपर एकदम फुल फोर्स में वो लोग मुड़ जाएंगे, ऐसा मैं खुद अभी तक तो नहीं समझ रहा हूँ, और वो अपने लिए भी अच्छी बात है। लेकिन हम लोगों को कोई भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड न रह के दूसरे कंट्रियों में तलाश करते रहना चाहिए पॉसिबिलिटीज़ का, कहाँ का क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो हमारा मार्केट हम लोग वो कंट्रियों में बढ़ाए, तो कोई भी एक कंट्री के ऊपर अपना डिपेंडेंट नहीं रहे। और कोई भी कारणों से, खाली क्रॉप बढ़ने से नहीं, जियोपॉलिटिकल या कोई भी आसमानी सुल्तानी जो बोलते हैं, कोई भी कारणों से अगर वो कंट्री का अपना काम नहीं होता है तो अपने फार्मरों को फिर भी सही रेट मिलता रहे। ये अब अश्विनी जी, आपने नए बाजार की बात की, तो नए बाजार तलाशने की जिम्मेदारी किन किन को लेनी पड़ेगी? नए बाजार तलाशने की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर्स के पास तो होती है। एक्सपोर्टर्स तो वैसे भी तलाश करते ही रहते हैं। एक्सपोर्ट जैसा कि आप जानते हैं, पहले मेट्रोपॉलिटन सिटी या जो 4 महानगर बोलते वहाँ से ही होता था। पिछले 15 साल में सिनारियो चेंज हो चुका है। राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 टियर सिटीज़ से नए जो ये जनरेशन, यंग जनरेशन है, 21-22 साल के लड़के एक्सपोर्ट्स करने के लिए आए हुए हैं। हर कंट्री में घूमते हैं, एग्जीबिशंस में पार्ट लेते हैं, तो उस तरह से एक्सपोर्टर अपनी कोशिश कर रहा है। गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से अभी तक मैं जहाँ तक घुमा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है 30-35 साल का, मैंने देखा है कि यूएस में आलमंड बोर्ड है, और वो अपने जो आलमंड का प्रचार प्रसार करते हैं या वॉलनट का प्रचार प्रसार करते हैं, उस तरह से अपने इंडिया के जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और जो बोर्ड है, वो लोगों को पर्टिकुलरली प्रोडक्ट या जो अपनी चीज़ें हैं उनका जो प्रचार प्रसार करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट प्रमोशन हो उसकी तो कोशिश करते हैं, उसके लिए कई बार एग्जीबिशंस में स्टॉल लगवा के देते हैं लोग एक्सपोर्टर्स को, इवन आने जाने के भाड़े भी देते हैं। तो उस तरह से एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। लेकिन प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग होना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट्स के क्या फ़ायदे हैं, आप खाओगे तो क्या क्या इससे आपको लाभ होंगे, दूसरी कंट्री की कंपेयर में हम लोग क्यों अच्छे हैं, वो सब का मार्केटिंग जो प्रोफेशनल कंपनीज जिस तरह से करती है, एडवर्टाइजमेंट, या आजकल जो सोशल मीडिया अभी काफ़ी हावी हो चुका है, जिसमें आपको खर्च भी अभी तो बहुत कम आने वाला है, तो वो सब चीज़ों में खुल के आगे आना होगा। मैं सीधी लाइन में बोलूँगा कि जो बाबूशाही है उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा। जो पुराने कई लो लगा के बैठे हुए हैं कि भाई आप ये नहीं बोल सकते कि इससे ये चीज़ खाने से ये फ़ायदा होता है या वो चीज़ खाने से ये फ़ायदा होता है, अगर वो आप बोल दोगे
तो ये फार्मा में चला जाएगा, आपके ऊपर फलाना लो लागू हो जाएगा। क्योंकि अभी आज तक सोशल मीडिया के अंदर हर कोई हर चीज़ का क्लेम कर रहा है कि आप आम खाओगे तो ये फ़ायदा होगा, आप जामुन खाओगे तो ये फ़ायदा होगा, उसमें मेडिकल भी चीज़ें बता देते हैं और कोई नहीं रोक पा रहा है। तो फिर हम लोगों को अपनी जो चीज़ें हैं उसको वर्ल्ड वाइड उसके जो सही में फ़ायदे हैं, अपने जो ग्रंथ बोल के गए हैं, जो अपनी आयुर्वेदिक सिस्टम बोल के गई है, वो सब चीज़ें अपने को बतानी पड़ेगी। और हमारे जो गवर्नमेंट ने इधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, एक्सपोर्टर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, हमारे यहाँ जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है, जो अच्छी क्वालिटी के माल पैक करके हम लोग भेज रहे हैं, वो सबको बार बताना पड़ेगा कि भाई आपको इंडिया से क्यों ये सब चीज़ें लेनी है। तो अपना माल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होगा। ये अब आपने जब एक्सपोर्ट की बात की तो देखिए एक कार्यक्रम गल्फ फूड फेस्टिवल होता है और भारत की भी बात करें तो हर एक एक्सपोर्टर की वहाँ जाने की इच्छा होती है कि वहाँ अपना प्रेजेंटेशन करें, बिजनेस मिले। भारत में आहार प्रदर्शनी तो प्रगति मैदान में हमेशा होती है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम क्यों नहीं हो पा रहा या क्या करना चाहिए कि ऐसा कार्यक्रम हो कि जो बायर्स हैं फॉरेन के वो इंडिया आना शुरू हो, हमारे खेत देखे, हमारा प्रोडक्ट देखे और हमें यहाँ ऑर्डर दे और हम गल्फ फूड फेस्टिवल से बेटर फेस्टिवल इंडिया में कर पाएँ। मेरे हिसाब से अपने नए जो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से गवर्नमेंट का जो रुझान है वो चेंज हुआ है और उन्होंने बायर्स को इवन इनवाइट करने का, बायर्स को इनवाइट करते वक्त उनके जो आने जाने के एयरफेयर होते हैं वो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। उस तरह के कई प्रोग्राम शुरू किए हैं और इधर काफ़ी जो ट्रेड फेयर जो काउंसिल से बोर्ड लगा रहे हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की ओर से वो फंडिंग भी मिलती है। तो जैसे आपने एक दो ट्रेड शो के नाम लिए, ऐसे इधर एक अपना इंडस फूड करके दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है, करीबन पिछले 5-7 साल से शुरू हुआ है, मेरे ख्याल से 10 साल भी हुए होंगे। उसमें मैंने देखा है पिछले 2-3 साल से पार्टिसिपेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं फॉरेन के आने वाले। उसी तरह वर्ल्ड फूड करके एक हुआ है। स्पाइसेस के लिए पर्टिकुलरली स्पाइस बोर्ड का एक इवेंट होता था, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जी, जो 14 बार हुआ, हर 2 साल में एक बार। वो पिछले 10 साल से कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुका है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस को मैं समझता हूँ रिवाइव करने का टाइम है और उसको बड़े पैमाने के ऊपर ले जाए। और उसके अंदर मैं गवर्नमेंट को ये भी चीज़ बताना चाहूँगा कि आप हमारे जो स्पाइसेस की प्रोडक्ट है उसके अंदर साथ में इसबगोल को भी जोड़ दे। तो इसबगोल भी हमारे एरिया की प्रोडक्ट है, जहाँ स्पाइसेस होते हैं और जहाँ जीरा पैदा होता है वहीं से इसबगोल भी पैदा होता है। तो एक प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी, एक जो टोटल दायरा है वो भी बढ़ जाएगा। 4-4.5 हज़ार करोड़ का इसबगोल का एक्सपोर्ट्स भी है। तो वो पूरा वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस के बैनर के नीचे हम लोग एक बड़ा प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें बायर्स को इनवाइट करें गवर्नमेंट फंडिंग के साथ और हर साल या हर 2 साल के बाद अलग अलग सिटीज़ के अंदर उसका आयोजन करें और डोमेस्टिक जो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर है उनको भी साथ में जोड़े। तो मैं समझता हूँ कि स्पाइस ट्रेड को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये अब अश्विनी जी अंतिम सवाल कि कई देशों में जब हम मसाले का एक्सपोर्ट करते हैं चाहे तो वहाँ से कई बार रिजेक्शन होता है, कई बार वो कोई ना कोई केमिकल या किसी चीज़ की बात उठा लेते हैं और वो हमारे सौदे उसमें कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। आपने फिश में कल स्पीच में ये कहा कि हमें वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी भारत में स्थापित करनी चाहिए तो यहाँ सारे टेस्ट हों और फिर हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। किस तरह से ये लैब हो सकती है, क्या आपका जो कंसेप्ट है वो बताएंगे? लेबोरेटरी में क्या, गवर्नमेंट में जैसे स्पाइस बोर्ड के अपने खुद के लैब है कुछ जगह के ऊपर, लेकिन एक बड़ा लैब और वो एकदम वर्ल्ड क्लास हो और वो दूसरी कंट्रियों के द्वारा अप्रूव किया हुआ हो। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो अलग अलग कंट्री है उनके खुद के लैब होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी लैबों का भी धंधा चले, तो वो वही उन्हीं की लैब में पास हुए हुए मान लो कोई पास गिनते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को जो वहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ है दूसरी कंट्रीज़ की, उसके साथ बात करके एक कॉमन लैब अगर बनाए और उसमें से पास हुआ ही माल एक्सपोर्ट हो तो एक्सपोर्टरों को जो रिजेक्शन किया हुआ माल वापस आता है वो प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। और साथ साथ में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि ये लेबोरेटरी का जब भी आयोजन हो उसी के साथ जुड़ा हुआ एक R&D सेंटर बनाए और वो R&D में वैल्यू एडिशन करने के लिए जो अपने स्पाइसेस या जो स्पाइसेस के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट है उसका जो अपने फूड टेक्नोलॉजीज वगैरह को रख के इसमें से क्या क्या नई नई चीज़ें हम लोग बना के लोगों को दे सकते हैं। जैसे मैंने कल अपनी स्पीच में कहा था कि पेरी पेरी मसाला हो या
टबैस्को सॉस हो या चौलूला सॉस हो, उस तरह की चीज़ें बाहर से बन के आती है और हम लोग खाते हैं या पूरा वर्ल्ड खाता है, उस तरह की चीज़ें हम लोग क्यों नहीं डेवलप करें। तो वो दोनों जॉइंट प्रोग्राम करके गवर्नमेंट एक लैब प्लस R&D सेंटर खोले तो उससे ट्रेड को और एक्सपोर्ट्स को काफ़ी अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आप जो जीरा $2.5 में बेचते हैं वही जीरा आप सीजनिंग करके बेचेंगे तो $7.5 में जाएगा, 3 गुना प्राइस आपको मिलेगा। और अगर प्राइस आपको अच्छा मिलता है तो जो ट्रेडर या जो एक्सपोर्टर है या जो छोटे ट्रेडर होते हैं वो लोग शॉर्टकट करके जो एडल्ट्रेशन करके कमाने के रास्ते पे जाते हैं वो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इतने ऊंचे रेट अगर ट्रेडर एक्सपोर्टर्स को मिलते हैं तो आप सोचिए कि फार्मर को क्या रेट मिलेंगे। तो एक पूरी इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। बात कहीं अपने को काफ़ी छोटी लगती है लेकिन उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े हो सकते हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अश्विनी जी। थैंक यू, धन्यवाद।